दोस्तों। अभी इसके पहले हमने देखा था कि पुनर्जागरण के पहले तक की हमने चीज़ें देख ली थी। हमने देखा कि किस प्रकार से आंदोलन होता है जो 1857 की क्रांति हुई, ठीक है, किस प्रकार से वह हुई, हमने वो भी देखा। और उसके पीछे क्या कारण, उसके क्या परिणाम हुए, वो भी हमने देखा। तो उसके बाद एक चीज़ तो देखिए क्लियर हो गई थी। भारत के जो लोग थे, जो थोड़े से समझदार वर्ग थे, उनको एक चीज़ तो पता चल गया था कि लड़ाई झगड़े से चीज़ें बन नहीं पाएंगी। तो इसलिए उन्होंने एक दूसरा कदम निकाला कि क्यों ना लोगों को जागरूक करें, उनको हम अवेयर करें लोगों को, ठीक है, ताकि अवेयरनेस के माध्यम से हम अगर उनको जागरूक करेंगे तो वो अपने जो अपनी मांगें हैं, जो अपनी समस्याएं हैं, उनको वो सरकार के सामने रखेंगे, जो अंग्रेज हैं उनके सामने रखेंगे, जिसकी वजह से वो उनको, और उसके अलावा उनको संगठित भी किया जा सकता है। बिना संगठित किए चीज़ें होंगी नहीं, क्योंकि 1857 की क्रांति में जो संगठित तो नहीं थे ये लोग, इस वजह से इनको हार मिली थी। ये एक बहुत बड़ी समस्या भी थी जो दिखी भी थी सामने, ठीक है ना। तो इसलिए इन्होंने एक संगठित रूप से और पुनर्जागरण का सहारा लेते हुए, है ना, एक प्रकार से लोगों को फिर से जगाना, उनको उनके अधिकारों के बारे में, उनको उनकी जो उनका ज़मीर था उसको जगाना और उनको प्रेरित करना ताकि वो अंग्रेज़ों के विरुद्ध खड़े हो सकें, ठीक है ना। ये टॉपिक भी महत्वपूर्ण है, इससे भी काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है ना। लगभग सभी एग्जाम्स में जब भी आधुनिक भारत की बात आती है तो इस टॉपिक से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं हम सबसे पहले इसमें सबसे पहले देखिए पुनर्जागरण के संबंध में एक आध दो स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं, ठीक है ना, वो उसको मैं आपको पहले बता देता हूँ। कि पहला जो है यहाँ पे कि पुनर्जागरण जो के बिना कोई भी धर्म सुधार संभव नहीं है। ऐसा किसने बोला था? तो ऐसा हीगल ने बोला था, ठीक है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और इसके बाद देखिए फिर अगला है कि प्रगतिशील बुद्धिजीवियों को ही हाल ही में भारत राष्ट्रीय चेतना के पथ प्रदर्शक तथा आधुनिक भारत के निर्माता माना जाता है, ठीक है। इसमें कुछ और चीज़ें भी थी, है ना। जैसे कारण की हम बात करें तो ये था कि 19वीं सदी में भारत में सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण के लिए अनेक कारण उत्तरदायी थे। क्या कारण थे? अब इसकी बात भाई, आप कोई भी चीज़ देखिए कि पुनर्जागरण के क्या कारण थे, तो कारण देख लीजिए। तो अंग्रेजी शासन की स्थापना ने भारत के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन को गहराई से प्रभावित किया। परिणाम स्वरूप बौद्धिक विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी। सामाजिक और सांस्कृतिक सुधार हेतु जिम्मेदार दूसरा कारण जो था वो ये था कि प्राच्यवादियों द्वारा भारत के अतीत को वैभवशाली बताना। मतलब ये समझ लीजिए कि उन्होंने जो प्राच्यवादी थे उन्होंने भारत के गौरवशाली अतीत को बताया, उनका उसके महत्व को बताया। उन्होंने बताया कि भारत जो पहले था वो ज़्यादा अच्छा था, ये भारत को जो बदलने की कोशिश हो रही है ना, ये सही नहीं है। फिर इसके बाद प्राच्यवादियों में जो प्रमुख थे वो कौन लोग थे? तो सर विलियम जोन्स थे, जेम्स प्रिंसेप थे, चार्ल्स विल्किंस थे तथा मैक्स मूलर थे। ये चारों के नाम याद रखिएगा। इन चारों से संबंधित 10 फैक्ट हैं जो परीक्षा में आते हैं। वो सारी चीज़ें अभी आपको आगे दिखेंगी। सर विलियम्स जोन्स जैसे हो गए, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल हो गए, जेम्स प्रिंसेप जो हैं, ठीक है ना, वो जो अशोक की लिपियों को पढ़ने वाले लोग हैं, वो हैं जो उसके शिलालेख थे, है ना। चार्ल्स विल्किंस जो थे वो गीता और बाकी सब चीज़ों का जो अनुवाद करा था उन्होंने, है ना। और मैक्स मुलर भी एक विद्वान थे। तो इस प्रकार से तीनों चारों चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। इसके आगे का हम देख लेते हैं, है ना। अब देखिए सबसे पहला जो क्रांति आई जिसको हम बोलते हैं कि रिवोल्यूशन कहाँ से हुआ, शुरुआत कोई ना कोई तो शुरुआत करेगा ना, तो शुरुआत कौन करता है उसकी हम बात करें तो सबसे पहले शुरुआत जो करी वो राजा राम मोहन राय ने करी, ठीक है ना। राजा राम मोहन राय एक ऐसे व्यक्ति थे जो काफ़ी परेशान थे। मतलब सोसाइटी में उन्होंने ऐसी चीज़ें कई सारी देख रखी थी, ठीक है ना। तो उससे उनका बहुत समस्याएं थी, उनको काफ़ी ज़्यादा कष्ट होता था भारत की जो समस्याएं देख करके, जो रूढ़िवादी प्रथाएं थी जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा समाज में महिलाएं सफ़र कर रही थीं, जैसे सती प्रथा हो गया, ठीक है ना। इसके अलावा जो दलितों के साथ शोषण और भी बहुत सारी छुआछूत और ये सब चीज़ें जो थी, मूर्ति पूजा जबरदस्ती का करवाना, इस प्रकार की चीज़ें। तो इसके वजह से उन्होंने एक क्रांति की शुरुआत करी, है ना। उसको क्रांति नहीं बोलते लेकिन उसको पुनर्जागरण के संदर्भ में बोलते हैं, ठीक है ना। वो उन्होंने स्टार्ट करा और इसीलिए उनके बारे में कुछ उनको उपनाम से जानते हैं। क्या क्या? तो एक अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, कभी ऐसा आ जाए किसके लिए बोला गया है तो ये राजा राम मोहन राय जी हैं। भारतीय राष्ट्रवाद के जनक, ठीक है, उसके लिए हो गए वो। आधुनिक भारत के पिता, भोर का तारा, ये सब उन्हीं के लिए है सेंटेंस, ठीक है ना।
अब इनका जन्म कहाँ हुआ, तो ये बंगाल के थे और हुगली जिले के राधानगर में इनका जन्म हुआ। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए इनके पिता तत्कालीन बंगाल के नवाब के यहाँ नौकरी में थे, वहीं से उन्हें राय राया की उपाधि मिली हुई थी। ये जो राजा राम मोहन राय लगता है ना पीछे, तो ये उनको उपाधि राय की मिली हुई थी। ठीक है ना, राजा की उपाधि अलग देगा, ठीक है, वो अलग अकबर द्वितीय देगा। ठीक है, वो आगे कहीं फैक्ट आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है ना, जैसे इनका मेन नाम क्या था, तो राम मोहन था, ऐसे समझ लीजिए। राय पिता बंगाल के नवाब लोगों ने दिया हुआ था तो राय लगा दिया। ठीक है ना, और जो उनका काम इतना अच्छा था कि बाद में अकबर द्वितीय की बात कर रहा हूँ मैं, है ना, अकबर ने नहीं, तो उन्होंने क्या उसको दे दिया, राजा की उपाधि भी दे दी। ठीक है, इसके बाद देखिए अब इन्होंने 2 पुस्तकें लिखी। ठीक है, पुनर्जागरण आएगा तो कुछ किताबों से आएगा ना, कुछ किताबें लिखी। ठीक है ना, तो किताबें क्या क्या थी, फारसी भाषा की पुस्तक इनकी थी तुहफात उल मुवाहिदीन, इसको हिंदी में बोलते हैं एकेश्वरवादियों के उपहार। ठीक है, ये इनकी पुस्तक थी। एक और पुस्तक थी, है ना, वो मैं आगे आपको बताऊंगा जब आएगी। तो ये अभी फिलहाल एक ही रखिए कि तुहफात उल मुवाहिदीन। ठीक है, ये इनकी पुस्तक का नाम था। ठीक है, अब इसमें बीच में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि पटना तथा वाराणसी में शिक्षा प्राप्त करने के बाद राजा राममोहन 1803 से कंपनी में नौकरी की। ठीक है ना, फिर इसके बाद कुरूपतियों बहुपत्नी प्रथा वैश्यागमन जातिवाद आदि के घोर विरोधी थे। ये सब मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये सब काम का नहीं है। देखिए मैं फैक्ट्स बताता हूँ आपको जो परीक्षा में आएगा, उसको सुनेंगे तो याद रहेगा, कहानी सुन के क्या मिलेगा आपको, है ना। इस चीज़ इसलिए ध्यान रखिएगा कि मैं सिर्फ फैक्ट्स बताता हूँ आपको। अब देखिए 1815 का टाइम आता है, ये वो चीज़ें हैं जब उन्होंने काम किया है, हमें उनके काम को ही रिकॉग्नाइज करना है, उसी को ही याद करना है, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, 1815 ईस्वी में राजा राममोहन राय ने एक आत्मीय सभा का गठन किया। ठीक है, जिसमें द्वारिकानाथ ठाकुर भी शामिल थे। तो कभी आत्मीय सभा 3 नंबर का आ जाए मेंस में, और इसके अलावा प्रीलिम्स में आ जाए कि 1815 ईस्वी में, ठीक है, मतलब आत्मीय सभा के बारे में कुछ बताना हो, तो 1815 में राजा राममोहन राय ने किया था, और उस द्वारिकानाथ ठाकुर उनके भी सहयोगी थे। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, अब उनकी लाइफ में थोड़ा सा एक सडन चेंज भी आता है, जब उनको भाई उनका जो व्यक्तित्व था वो शुरू से ही ऐसा था कि वो विरोधी थे, जो कुरीतियाँ थी, लेकिन कोई एक इग्निशन पॉइंट भी आएगा ना, जब वो एकदम उत्तेजित हो जाएंगे और उसके बाद वो काम एकदम बिल्कुल धड़ाधड़ स्टार्ट कर देंगे। तो ये तब हुआ जब 1811 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के जीवन में एक संक्रमण का दौर आया, जब उनके बड़े भाई की पत्नी, ठीक है, पति की मृत्यु के बाद सती हो गई। ठीक है, 1818 ईस्वी में राय ने सती प्रथा के विरुद्ध अभियान चलाया। इसकी वजह से बहुत दुखी हुए वो, क्योंकि उनकी जो भाभी माँ थी वो उनको सती होना पड़ा। ठीक है, वो बेसिकली सब सामाजिक दबाव से हुआ होगा, जानबूझकर तो वो अपने से तो की नहीं होगी, लेकिन सामाजिक दबाव में उनको करना पड़ा ऐसा। ठीक है, तो अब उन्होंने जब कर लिया तब इनको और ज़्यादा समस्याएं आई, और फिर इन्होंने सती प्रथा के विरुद्ध अभियान चलाया। ठीक है, और इसके साथ एक इनकी पुस्तक आई, ईसा के नीति वचन शांति और खुशहाली। ये इनकी एक पुस्तक का नाम था, ईसा के नीति वचन शांति और खुशहाली। इनकी एक और पुस्तक थी, उसका नाम था हिंदू उत्तराधिकार का प्रकाशन किया इन्होंने, हिंदू उत्तराधिकार का नियम, ये पुस्तक थी, हिंदू उत्तराधिकार का नियम। एक पुस्तक थी इनकी ईसा के नीति वचन शांति और खुशहाली। ये 2 पुस्तकें इनकी थी। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा इन्होंने ये। ठीक है, फिर इसके आगे देखते हैं कि अब इन्होंने क्या किया। 1821 ईस्वी में राय ने अपने विचार प्रेस के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से संवाद कौमुदी अथवा प्रज्ञा चांद का प्रकाशन किया। ठीक है, तो ये संवाद कौमुदी, मिरातुल अखबार, ये दोनों ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न आते हैं। और संवाद कौमुदी को ही, ठीक है ना, उसमें अथवा लगाया है, और उसको प्रजा चांद बोलते थे। ठीक है, फारसी भाषा में आगे देखिए मिरातुल अखबार का भी उन्होंने प्रकाशन किया। इसके बाद 1825 ईस्वी में राय ने वेदांत कॉलेज की स्थापना की। 1815 में भी कर रहे हैं, फिर 10 साल बाद 1825 में भी कर रहे हैं, तो ये दोनों चीज़ें ध्यान रखिएगा। और फिर इसके 3 साल बाद 1828 में ब्रह्म समाज भी बनाएंगे। तो ये तीनों संस्थाएं इनकी ध्यान रखिएगा, आत्मीय सभा, वेदांत कॉलेज और ब्रह्म समाज, तीनों चीज़। तो आत्मीय सभा जो थी वो 1815, वेदांत कॉलेज 1825, और ब्रह्म समाज जो है 1828।
ये डेट्स के साथ नहीं आएगा, लेकिन सन आता है कई बार क्वेश्चंस भी, चूंकि ये बहुत फेमस चीज़ हुई थी इसलिए इसका सन आता है, तो सन जरूर याद रखिएगा, है ना। अब ब्रह्म सभा जब बनी, ठीक है, इसका उद्देश्य जो था वो क्या था, तो एकेश्वरवाद की उपासना करना, मूर्ति पूजा का विरोध करना, पुरोहितवाद का विरोध करना, अवतारवाद का खंडन करना, केस, ईस, कठोप व मुंडकोपनिषद का बांग्ला भाषा में इसमें इन्होंने अनुवाद भी किया, ठीक है। तो एकेश्वरवाद की उपासना, अब एकेश्वरवाद बोल रहे हैं मतलब मूर्ति पूजा का विरोध होगा, बहुदेववाद का विरोध होगा, क्योंकि एक ईश्वर की ये बात कर रहे हैं, निराकार ईश्वर की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये जो मूर्ति पूजा जिसकी वजह से ये लोग परेशान थे उसका विरोध होगा इसमें, तो ये हुआ। देखिए, एकेश्वरवाद की उपासना, मूर्ति पूजा का विरोध, पुरोहितवाद का विरोध, मूर्ति है तो पंडित होंगे, तो पंडितों का विरोध हुआ। अवतारवाद का खंडन कर दिया। अवतारवाद का खंडन का मतलब ये है कि कोई अवतार नहीं है भाई, जैसे बोला विष्णु जी का अवतार हो गया, शिव जी का अवतार है, कोई कल की अवतार होगा, इस प्रकार से कोई अवतार नहीं है, ठीक है। तो एक सरल जीवन और एक ईश्वरवाद की उन्होंने बात रखी, ठीक है। अब ब्रह्म सभा जो बनी थी उसका जो पहले मंत्री थे वो ताराचंद्र चक्रवर्ती थे, ये फैक्ट याद रखिएगा, ताराचंद्र चक्रवर्ती। इसके बाद देखिए उन्होंने अंग्रेजी भाषा में एक ब्रह्म निकल मैगजीन भी प्रकाशित की थी, ठीक है। ये सब तब की बातें हैं जब उन्होंने बना दिया था वो, ठीक है। और हिंदू उत्तराधिकार का नियम, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। सती प्रथा का जो घोर विरोध उन्होंने किया वो संवाद कौमुदी के माध्यम से किया था, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, कि संवाद मतलब सती प्रथा घोर विरोध में मुख्य रूप से प्रयोग की जाने वाली जो वो थी, क्या बोलते हैं आपका, अखबार या जो भी उनका भाव व्यक्त करने का जो भी तरीका था, तो उसमें क्या था, तो वो आपको बताना है कि संवाद कौमुदी, जिसमें उन्होंने सती प्रथा का घोर विरोध किया, ठीक है। तो इसमें ऐसा समझ लीजिए कि कौमुदी वर्ड आपको थोड़ा सा स्त्रीलिंग समझ में आ रहा होगा, तो कौमुदी से आप याद रख लीजिए कि सती प्रथा जो है वो कौमुदी, ऐसे सेट कर लीजिए तो याद आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना में राय ने डेविड हेयर का सहयोग किया था, ठीक है। वेदांत कॉलेज बनाएंगे, लेकिन 1817 में एक और कॉलेज बनेगा, ठीक है, डेविड हेयर बनाएगा कलकत्ता में हिंदू कॉलेज, उसको बनाने में ये मदद करेंगे। वेदांत कॉलेज तो ये बनाएंगे ही, ठीक है, किस में बनाएंगे, 1825 में। 1815 में आदमी सभा बनाई थी, ठीक है। 1825 में वेदांत कॉलेज बनाएंगे, लेकिन उसके पहले ही 1817 में ये कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना में राय सहयोग करेंगे, किसका, डेविड हेयर का, ठीक है। इसलिए इनको भारत में पत्रकारिता का अग्रदूत बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि के साथ अपने दूत के रूप में तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा था। अकबर द्वितीय उस समय यहाँ पे वो हुआ करते थे, शासक हुआ करते थे, तो राजा राम मोहन राय से वो प्रभावित थे। उन्होंने उनको अपने प्रतिनिधि के तौर पर विलियम चतुर्थ, उस समय इंग्लैंड में हुआ करते थे, उनके दरबार में भेजा था और साथ में राजा की उपाधि दे दी थी, ठीक है। क्योंकि अब राजा की उपाधि इसलिए दी, एज अ रिप्रेजेंटेटिव भेजा था, तो राजा लगा दिया, बोले हमारी तरफ से यही राजा हैं, ऐसे समझ लीजिए, और भेज दिया। समझ में आ गया। अब क्या होता है कि राजा राम मोहन राय वहीं पे थे और वहीं इंग्लैंड में इनकी ब्रिस्टल में मृत्यु हो गई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है कि उनकी मृत्यु कहाँ हुई, तो उनकी मृत्यु जो हुई वो ब्रिस्टल में हुई है, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने राजा राम मोहन रॉय को युग दूत की उपाधि से सम्मानित किया था, ठीक है। तो युगदूत, ये शब्द याद रखिएगा, युगदूत की उपाधि से सम्मानित किया था, ठीक है। किसने किया था, तो ये सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था राजा राम मोहन राय को, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं, इसके आगे देखिए कि राजा राम मोहन राय की जब मृत्यु हो जाती है तो अब उसके बाद यहाँ कोई ना कोई तो होगा जो संचालन करेगा, तो यहाँ कौन संचालन करेगा, इसको भी देखिए। तो यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया था कि द्वारिकानाथ टैगोर तो इनके साथ शुरू से ही थे, तो वो रहेंगे, और एक पंडित रामचंद्र विद्यावागीश, ये दो लोग थे जो अब इसको बैकडोर को कुछ दिनों तक अपने हाथ में अब लेके रखेंगे, ठीक है। फिर क्या होता है कि उसके आगे अब फिर से देवेंद्रनाथ टैगोर आते हैं। देवेंद्रनाथ टैगोर वो हैं जो द्वारिकानाथ जी के पुत्र थे, ठीक है, तो वो कमान को संभालते हैं, ठीक है। तो ब्रह्म समाज में शामिल होने से पहले देवेंद्रनाथ ने कलकत्ता के जोरा शांकी में तत्तुरंजनी सभा की स्थापना की थी।
अब क्या था कि देवेंद्र नाथ भी वैसी ही प्रतिभा के धनी थे जिस प्रकार से राजा राम मोहन राय थे, और राजा राम मोहन राय के कार्य तो चल ही रहे थे। तो देवेंद्र नाथ जी ने ब्रह्म समाज में शामिल होने के पहले ही तत्वरंजनी या तत्वबोधिनी, दोनों चीज बोलते हैं, सभा की स्थापना वो ऑलरेडी कर चुके थे। ठीक है ना। कालांतर में तत्वरंजनी ही तत्वबोधिनी सभा के रूप में अस्तित्व में आई। ठीक है। अब इसके बाद देखिए 1840 ईस्वी में स्थापित तत्वबोधिनी स्कूल में, ठीक है, विद्वान अक्षय कुमार को अध्यापक नियुक्त किया गया। इस स्कूल के अन्य सदस्यों में शामिल थे राजेंद्र लाल मित्र, पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर, तारा चंद्र चक्रवर्ती, प्यारे चंद्र मित्र। दो को हाईलाइट मैंने क्यों किया? ईश्वर चंद्र विद्यासागर इसलिए जान लीजिए क्योंकि ईश्वर चंद्र विद्यासागर आगे भी आएंगे। ठीक है, तो इसलिए ये संबंध जानना जरूरी है। और ताराचंद चक्रवर्ती इसलिए बताया क्योंकि ब्रह्म सभा के प्रथम मंत्री थे ताराचंद चक्रवर्ती। तो ये दोनों चीज याद रखिएगा। इसके आगे देवेंद्र नाथ ने 21 दिसंबर 1843 ईस्वी को ब्रह्म समाज की सदस्यता ग्रहण की। ठीक है, 1843 में, ठीक है, इन्होंने किया था। ठीक है। अब इसके बाद और राजा राम मोहन राय के विचारों और धार्मिक लक्ष्य को पूरे उत्साह के साथ इन्होंने प्रचार प्रसार किया। ठीक है। ईसाई धर्म प्रचारक एलेक्जेंडर डफ द्वारा भारतीय संस्कृति पर किए जा रहे प्रहार का भी टैगोर ने प्रबल विरोध किया था। अब इसमें किस आया जाएगा कि भाई एलेक्जेंडर डफ का विरोध किसने किया था? तो देवेंद्र नाथ ने किया था। और एलेक्जेंडर डफ क्या कर रहे थे? चूंकि वो ईसाई थे तो ईसाई की महत्ता को बढ़ा रहे थे, और जो भारतीय संस्कृति थी उसकी वो महत्ता को कम कर रहे थे, इसलिए उन्होंने उसका विरोध किया था। टैगोर ने ब्रह्म धर्म नामक धार्मिक पुस्तिका का संकलन तथा पूजा के ब्रह्म स्वरूप ब्रह्मोपासना की शुरुआत करवाई थी। ठीक है। देवेंद्र नाथ टैगोर ने 1857 ईस्वी में केशवचंद्र सेन को ब्रह्म समाज की सदस्यता प्रदान करते हुए ब्रह्म समाज का आचार्य नियुक्त किया। देवेंद्र नाथ टैगोर लाएंगे किसको बाद में? केशवचंद्र सेन जी को। ठीक है। देवेंद्र नाथ टैगोर ने 1857 ईस्वी में केशवचंद्र सेन को ब्रह्म समाज की सदस्यता प्रदान करते हुए ब्रह्म समाज का आचार्य नियुक्त किया। 1857 की बात कर रहा है। अब 1857 में आपको पता है कि देश में क्या हो रहा था? बंगाल में तो ये हो रहा था कि ब्रह्म समाज चल रहा था, ब्रह्म सभा चल रही थी, पुनर्जागरण चल रहा था, और यहाँ क्रांति चल रही थी दिल्ली में। तो ये भी ध्यान रखिएगा, तब जाके चीज़ें आपको एकदम सेट होंगी, याद होगी कि पैरेलली विभिन्न विभिन्न राज्यों में या दिल्ली में या लंदन में क्या हो रहा था। हिस्ट्री को याद करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है। ठीक है। अब केशवचंद्र सेन जी के आने के बाद, ठीक है, क्या होता है कि पूर्णकालिक ये सदस्य बन जाते हैं, है ना। और इसके उदारवादी विचारों ने ब्रह्म समाज की लोकप्रियता को बढ़ा दिया, और ज़्यादा बढ़ाने, और देखते देखते समाज की शाखाओं का विस्तार बंगाल से बाहर उत्तर प्रदेश, पंजाब और मद्रास में भी हो गया। जो केशव चंद्र सेन जी थे ना, उन्होंने क्या किया कि भाई अपने उदारवादी विचारों के कारण, ठीक है ना, काफ़ी उन्होंने लोकप्रियता बटोरी, काफ़ी ज़्यादा उन्होंने लोगों को जोड़ा। ठीक है, क्योंकि वो पूर्णकालिक सदस्य बने। ठीक है। और उदारवादी विचारों ने ही ब्रह्म समाज की लोकप्रियता को बढ़ाया, और देखते देखते उनकी जो शाखाओं का जो विस्तार था वो बंगाल से बाहर, ठीक है, और बहुत मतलब बंगाल से बाहर उत्तर प्रदेश, पंजाब, मद्रास इत्यादि जगहों पर भी हो गया। अब क्या होता है कि इनके जो विचार थे, उदारवादी विचारों के कारण इसमें फूट पड़ गई। ठीक है ना। और 1865 ईस्वी में देवेंद्र नाथ टैगोर ने केशव चंद्र जी को ब्रह्म समाज के आचार्य पद से मुक्त कर दिया। ठीक है। अब मुक्त कर दिया तो क्या होगा? ठीक है। तो ब्रह्म समाज में प्रथम विभाजन से पूर्व आचार्य केशव ने एक संगत सभा की स्थापना आध्यात्मिक सामाजिक समस्याओं पर विचारों के लिए किया था। ये पहला विभाजन हुआ। ठीक है। जब उन्होंने मुक्त कर दिया मतलब मनमुटाव चालू हो गया वहां से, लेकिन उसके पहले ही उन्होंने एक संगत सभा नाम की जो वो था, एक स्थापना उन्होंने करी हुई थी। किसने की थी संगत सभा? ये आचार्य केशव ने करी थी। ठीक है। केशव जी ने अपना इंडियन मिरर नामक एक अंग्रेजी के प्रथम भारतीय दैनिक का संपादन किया था। मतलब इंडियन मिरर नाम की एक वो था, उनका अखबार था जिसका वो संपादन का कार्य किया करते थे। ये केशवचंद्र सेन जी के द्वारा इंडियन मिरर, ये ध्यान रखिएगा। संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार जो है वो किसका है? तो वो है राजा राम मोहन राय जी का। ठीक है। और इनका इंडियन मिरर है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है।
अब केशव के प्रयासों से ही मद्रास में वेद समाज और महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। ठीक है, ये केशव चंद्र सेन जी का ही प्रयास था। देखिए, मैंने आपसे बताया ना कि बंगाल से जो चीज़ें शुरू हुई वो धीरे धीरे महाराष्ट्र साइड भी फैलने लगी और मद्रास साइड भी फैलने लगी। ठीक है ना, तो आप देखेंगे कि इस समय कई सारी जो संस्थाएं बनेंगी, बहुत सारी संस्थाएं बनेंगी बंगाल की तर्ज पर। ठीक है ना, वो इधर भी बनेंगी। ठीक है, तो ये इसमें प्रार्थना समाज वगैरह फेमस था। ठीक है, और साउथ में क्या बनेगा? साउथ में वेद समाज बनेगा। ठीक है, तो वेद समाज कहाँ बना? दक्षिण में बना। प्रार्थना समाज कहाँ बनेगा? ये मुंबई में, पश्चिम में बनेगा। ठीक है, और पूर्व में तो बंगाल और ये सब चीज़ें थी, वहाँ पे तो ब्रह्म समाज और ये सब चल ही रहा था। तो इस प्रकार से ही समझिएगा। ठीक है, अब देखिए, एक जो विवादित क्वेश्चन हुआ था मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का, जिसमें कोर्ट केस भी हुआ था, वो मैं स्पष्ट कर दूं यहाँ से। हालांकि वो सब पहले से ही स्पष्ट था, लेकिन उसमें जबरदस्ती का विवाद बनाया गया था और कुछ इशू नहीं था उसमें। ठीक है, वो ये था, ठीक है, कि जो 1865 में जब ब्रह्म समाज का पहला विभाजन हुआ ना, तो विभाजित समाज के देवेंद्र नाथ वाले समूह ने अपने को आदि ब्रह्म समाज कहा। ठीक है, यही क्वेश्चन आया था ना, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी? अब लोगों ने बोल दिया कि भाई केशव चंद्र सेन ने करी, कोई कह रहा देवेंद्र नाथ ने करी। सीधी सी बात है कि देवेंद्र नाथ टैगोर ने ही तो केशव चंद्र सेन को लेके आए थे अपने उसमें। तो आदि, वो जाहिर सी बात है अपना नाम आदि रखेंगे वो। ठीक है ना, तो उन्होंने अपना नाम आदि ब्रह्म समाज ही रखा। किसने? देवेंद्र नाथ टैगोर ने। ठीक है, अब क्या था कि आदि ब्रह्म समाज का जो नारा था वो ये था कि ब्रह्मवाद ही हिंदूवाद है। ठीक है, अब क्या हुआ कि आचार्य केशवचंद्र सेन वाला जो नेतृत्व वाला जो गुट था, ठीक है, उसने क्या किया कि अपने को भारतवर्षीय ब्रह्म समाज का नाम उन्होंने अपने आप को दे दिया। बोले ये भारतीय ब्रह्म समाज है। आदि ब्रह्म समाज देवेंद्र नाथ में चला गया और भारतीय ब्रह्म समाज जो था वो केशवचंद्र सेन में गया। ठीक है, इसी का डिस्प्यूट बना हुआ था, तो एकदम क्लियर है। फिर इसके बाद देखिए, 1872 में आचार्य केशव ने सरकार को जो है तो ब्रह्म विवाह अधिनियम को कानूनी दर्जा दिलवाने हेतु तैयार कर लिया। आचार्य सेन ने पश्चिमी शिक्षा के प्रसार, स्त्रियों के उद्धार, स्त्री शिक्षा आदि सामाजिक कार्यों के लिए इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना जो है तो किसने की? तो आचार्य केशव चंद्र सेन ने की थी। ठीक है, ये भी एक फैक्ट ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अब इसके आगे हम देखते हैं। अब इसका दूसरा विभाजन भी होता है ब्रह्म समाज में, ये होगा 1973 ईस्वी में। ठीक है, केशव चंद्र सेन के कारण हुआ। कारण ये था कि जो केशव ने जो ब्रह्म विवाह अधिनियम 1872 का उल्लंघन करते हुए अपनी अल्पायु पुत्री का विवाह कूच बिहार के राजा से कर दिया 1878 ईस्वी में, जो कि ब्रह्म समाज के द्वितीय विघटन का कारण बन गया। 1878 में ब्रह्म समाज से अलग हुए गुट ने साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना करी। ठीक है, ब्रह्म समाज से अलग हुए गुट ने साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना करी, जिसका उद्देश्य था जाति प्रथा, मूर्ति पूजा का विरोध, नारी मुक्ति का समर्थन इत्यादि। 1884 में केशव चंद्र सेन जी की मृत्यु हो गई और उनकी मृत्यु पर मैक्स मूलर ने कहा था कि भारत ने अपना सर्वश्रेष्ठतम पुत्र खो दिया। आप खुद देखिए कि केशव चंद्र सेन की कितनी भूमिका है। ठीक है, संगत सभा भी बना रहे हैं। ठीक है ना, विभाजन के पहले थोड़ा उदारवादी अपना दृष्टिकोण के कारण लोकप्रिय भी बना रहे हैं। ठीक है, और बनाने के बाद मतलब विभाजन भी हुआ उनका। ठीक है, तो वो डेथ हो गई, फिर बाद में उनकी डेथ हो गई। तो वो जो चार प्राच्यवादी लोग थे उसमें से जो एक मैक्स मूलर विद्वान जी थे, उन्होंने केशव चंद्र सेन जी के बारे में ऐसा बोला कि भारत ने अपना श्रेष्ठतम पुत्र को खो दिया है। ठीक है, साधारण ब्रह्म समाज जो बना अलग होकर 1878 में बना। ठीक है, तो उसकी स्थापना कौन करेगा? तो आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री करेंगे। ठीक है, आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री ने किया। आनंद मोहन बोस जो थे वो साधारण ब्रह्म समाज के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, तो साधारण ब्रह्म समाज के जो पहले अध्यक्ष थे वो आनंद मोहन बोस थे। आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री मिलकर 1878 ईस्वी में साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना करेंगे। अब मुझे एक चीज़ और बताइए आप कि जो 1878 का टाइम चल रहा है, उस समय आपको पता है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आ रहा है लिटन के दौर का। ठीक है, तो वहाँ पे भी देखिएगा कि वहाँ क्या चल रहा है। ठीक है, अंग्रेज लोग क्या कर रहे हैं और यहाँ पे भी पैरेलली दोनों चीज़, तो लिंकअप करके पढ़ते रहिएगा। ठीक है, अब इसके आगे देखिए, साधारण ब्रह्म समाज के अग्रणी सदस्यों में शामिल थे शिवनाथ शास्त्री, ठीक है, बिपिन चंद्रपाल, द्वारिकानाथ गांगुली, सुरेंद्र नाथ बनर्जी।
ये थे। तो अब देखिए सबका ओरिजिन होगा, ठीक है ना। ये बाद में आपने सुना होगा कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी कुछ बना रहे हैं, विपिन चंद्रपाल कुछ ने बना दिया, द्वारिकानाथ गांगुली ने कुछ बना दिया, तो ये सब का ओरिजिन भी तो होगा किसी न किसी जगह से। तो ये सब इसी ब्रह्म समाज के ही जो बाद में जो विभाजन होता गया, कुछ कटते गए, कई लोग आते गए, जुड़ते गए, सीखते गए और फिर अपना अपना वो खुद का संगठन और ये सब चीज़ें बनाते गए, ठीक है। तो यहाँ पे दो तीन नाम है वो ध्यान रखिएगा, द्वारिकानाथ गांगुली, शिवनाथ शास्त्री, ये महत्वपूर्ण नहीं थे, लेकिन विपिन चंद्रपाल और सुरेंद्र नाथ बनर्जी महत्वपूर्ण है, ये आगे कुछ करेंगे, इसलिए मैंने इनको हाईलाइट करा हुआ है, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए बीच में फिर काम का नहीं है। अब चूंकि बात हो चुकी है कि इन्होंने क्या किया, दक्षिण में वेद समाज बन गया और पश्चिम में प्रार्थना समाज बन गया, तो प्रार्थना समाज के बारे में देखते हैं कि प्रार्थना समाज की कहानी क्या थी, ठीक है। तो आचार्य केशव चंद्र सेन की महाराष्ट्र यात्रा से प्रभावित होकर महादेव गोविंद रानडे और आत्माराम राम पांडुरंग ने 1867 ईस्वी में मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना की। प्रार्थना समाज की स्थापना बॉम्बे में हुई, ठीक है ना। जी.आर. भंडारकर भी इस समाज के अग्रणी नेताओं में से थे, ठीक है। महादेव गोविंद रानडे को पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का गुरुदूत बोला जाता है। जैसे पूर्वी में बंगाल साइड में किसको बोलते हैं, राजा राम मोहन राय को, तो पश्चिमी में कौन है, तो महादेव गोविंद रानडे। कारण क्या है, क्योंकि प्रार्थना समाज के माध्यम से ही चीज़ें उठना चालू हुई, ठीक है ना, और उसके बाद में बहुत लोग इससे प्रेरणा लेंगे, ठीक है। इसलिए महादेव गोविंद रानडे को याद रखिएगा आप। इनके शिष्य बाद में कौन बनेंगे, तो गोपाल कृष्ण गोखले बनेंगे, ठीक है, जो कि राजनीतिक गुरु होंगे किसके, गांधी जी के। तो लिंक बना हुआ है, ठीक है। एक तरफ से चीज़ें ट्रांसफ़र होती गई हैं और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट होती गई हैं, ठीक है। जैसे जैसे आता जाएगा मैं आपको सारा बताता जाऊंगा, ठीक है। अब एक और चीज़ उन्होंने करी कि रानाडे ने जो है तो एक सार्वजनिक समाज की भी स्थापना की 1871 में। 67 में प्रार्थना समाज की स्थापना करते हैं, फिर उसके 4 साल बाद 71 में एक सार्वजनिक समाज की स्थापना कर देते हैं, और इन सब की वजह से उनको महाराष्ट्र का सुकरात बोला जाता है, ठीक है। तो महाराष्ट्र का सुकरात अगर आता है तो वो कौन है, तो महाराष्ट्र का सुकरात जो है वो महादेव गोविंद रानाडे जी हैं, ठीक है। इन्होंने क्या किया, शुद्धि आंदोलन को प्रारंभ किया, ठीक है, जिसे अखिल भारतीय स्वरूप भी प्राप्त हुआ। रानाडे ने एक आस्तिक धर्म में आस्था नामक 39 अनुच्छेदों वाली पुस्तक लिखी थी। एक आस्तिक की धर्म में आस्था, चूंकि भगवान को मानते थे ये, इसलिए थोड़ा इस संदर्भ में एक पुस्तक उन्होंने लिखी कि एक आस्तिक की धर्म में आस्था। ये इनकी पुस्तक थी महादेव गोविंद रानाडे जी की, ठीक है। रानाडे जी का जो सुधार हुआ उसमें जो है तो उनको सहयोग किसने दिया, तो विष्णु शास्त्री थे, ठीक है, धोंदी केशव थे और कर्वे ने सहयोग दिया। कर्वे महत्वपूर्ण है, कर्वे ध्यान रखिएगा। कर्वे के सहयोग से रानाडे ने 1867 में विधवा आश्रम संघ की स्थापना की। देखिए रानाडे काम कितना कर रहे हैं, तो प्रार्थना समाज की स्थापना कर रहे हैं, फिर एक सार्वजनिक समाज बना रहे हैं अलग से। महाराष्ट्र का सुकरात उन्हें कहा ही जाता है, ठीक है। शुद्धि आंदोलन को भी उन्होंने प्रारंभ किया, एक आस्तिक की धर्म में आस्था नामक पुस्तक लिख दी, ठीक है। और कर्वे के सहयोग से उन्होंने एक विधवा आश्रम संघ की भी स्थापना 1867 में ही कर दी, प्रार्थना समाज के साथ ही करी थी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब कर्वे इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 1916 में, ठीक है, काफ़ी दिनों बाद बॉम्बे में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कर्वे जी करेंगे। इसलिए कर्वे का नाम मैं बोल रहा हूँ बार बार कि महत्वपूर्ण है, ठीक है ना, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, बम्बई में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की इन्होंने बाद में स्थापना करी थी, ठीक है। इसके आगे देखिए कि अब रानाडे ने एक और चीज़ फिर किया। रानाडे ने 1884 का टाइम आया तो इन्होंने दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना करी, ठीक है ना, और इसी सोसाइटी को कालांतर में पूना फर्गुसन कॉलेज का नाम दिया गया, ठीक है। अब देखिए रानाडे की कितनी बड़ी भूमिका है। रानाडे तो ऐसा ही है कि मतलब 5 नंबर का एमपीपीएससी क्वेश्चन पूछता है जो, उसमें आ सकता है ये प्रश्न, ठीक है। और इसके अलावा यूपीपीसीएस या फिर यूपीएससी में भी रानाडे की भूमिका को लेकर प्रश्न आ सकता है, क्योंकि पश्चिम में जो पुनर्जागरण हुआ है उसके अग्रदूत ही हैं और काफ़ी काम भी किया है। इतना तो किया ही है कि एक कम से कम आप 1-2 पेज का आप उत्तर बहुत अच्छा लिख सकते हैं, ठीक है। इसलिए ये महत्वपूर्ण चीज़ है, ध्यान रखिएगा। फिर अब वेद समाज की बात कर लेते हैं, साउथ में जो बना था वेद समाज, ठीक है। वेद समाज में अच्छा ये थोड़ा सा और इसके पहले देख लेते हैं कि दक्कन एजुकेशन सोसाइटी में के सदस्यों में, अब यहाँ देखिए मैंने आपसे पहले ही बताया था, ठीक है ना, कि कोई ना कोई निकलेगा, ठीक है। तो तिलक, गोखले और आगरकर 3 लोग निकले। कि तिलक गोखले आगे कितना काम करेंगे, ठीक है, सोचिए आप। तो ये कहाँ से निकले, प्रार्थना समाज से निकले, ठीक है। प्रार्थना समाज कहाँ से आया, बंगाल से आया। बंगाल में कौन ओरिजिनेटर बना, तो राजा राम मोहन राय जी बने। अब आप समझ रहे होंगे पूरा कैसा चल रहा है, पूरे ओवरऑल इंडिया में कैसे पुनर्जागरण होगा, ऐसे होता है, ठीक है, ठीक है। तो अब वेद समाज का भी देख लेते हैं।
ठीक है, साउथ में जो हुआ था। तो केशव चंद्र सेन की मद्रास यात्रा के समय एक तरुण युवक के श्रीधरलू नायडू, ठीक है, ने मद्रास में वेद समाज की स्थापना 1864 ईस्वी में की। तो ये, अब आपको मैंने पहले ही बताया कि वेद समाज की जो स्थापना हुई थी वो किसके थ्रू हुई थी, तो वो ब्रह्म समाज के थ्रू ही हुई थी, ठीक है ना। इसलिए ब्रह्म समाज की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पे। और तो और देखिए 1871 ईस्वी में, ठीक है, वेद समाज को दक्षिण के ब्रह्म समाज के रूप में अस्तित्व में आया। वही वेद समाज जो था ना, वो दक्षिण का ब्रह्म समाज बोला जाने लगा उसको, ठीक है, 1871 ईस्वी तक। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ये आपका पूरा मैंने ब्रह्म समाज के बारे में बता दिया, ठीक है ना, कि ब्रह्म समाज का पूरा क्या था। इससे क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखिएगा, तो इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, है ना। ये महत्वपूर्ण है, प्री मेंस हर जगह आपको ये मिलेगा, ठीक है। और इसके बाद आर्य समाज है, ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है, तो इसको भी अब हम आगे करेंगे, ठीक है ना, अभी। तो ठीक है, आर्य समाज, तो आर्य समाज जो था ना, तो उसकी जो स्थापना हुई है, ठीक है, वो 1875 ईस्वी में हुई है और बम्बई में ही हुई है। तो आर्य समाज भी कहाँ है, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, ये दोनों कहाँ हैं, बम्बई वाले हैं, ठीक है। तो ये बम्बई में ही होगी, और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ था, तो लाहौर में था, ठीक है। मुख्यालय जो था वो कहाँ था, लाहौर में था। वेदों तथा भारतीय दर्शन के अध्ययन के बाद स्वामी दयानंद ने कहा कि आर्य श्रेष्ठ जन थे, वेद ईश्वरीय ज्ञान तथा भारत भूमि विशिष्ट भूमि है। ये चीज़ें किसने कही, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ये चीज़ें कही हैं, ठीक है। इनके बचपन का क्या नाम था, मूल शंकर था, ठीक है। और इनका जो जन्म है ना, वो गुजरात के मोरबी नामक स्थान पे हुआ था। गुजरात के मोरबी नामक स्थान पे इनका जन्म हुआ था। गुजरात के मोरबी नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। और इनका बचपन का नाम क्या था, मूल शंकर था, ठीक है। एक स्टेटमेंट जो इन्होंने दिया वो क्या दिया था कि आर्य श्रेष्ठ जन थे, वेद ईश्वरीय ज्ञान तथा भारत भूमि विशिष्ट भूमि है, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए, अब इसका जो स्थापना का उद्देश्य, आर्य समाज की स्थापना का उद्देश्य क्या है बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर मैं बोल देता हूँ कि वैदिक धर्म को पुनः शुद्ध रूप में स्थापित करना, भारत को सामाजिक, धार्मिक व राजनीतिक रूप से एक सूत्र में बांधना तथा भारतीय समाज और संस्कृति पर पड़ने वाले पश्चात प्रभाव को रोकना, ये था, ठीक है। अब मूल शंकर इनका जो नाम है, वो दयानंद सरस्वती कैसे बने मूल शंकर से, तो उसके बीच में भी थोड़ी सी एक लाइन ही है, उसको देख लीजिए कि मूल शंकर जो था थे वो दंडी स्वामी पूर्णानंद से मिलते हैं, ठीक है। और क्यों मिले, क्योंकि 21 वर्ष की अवस्था में मूल शंकर ने गृह त्याग कर घुमक्कड़ों का जीवन स्वीकार किया, और 24 वर्ष की अवस्था में वो दंडी स्वामी पूर्णानंद से मिलते हैं, और इन्हीं से संन्यास की दीक्षा लेकर मूल शंकर ने दंड धारण किया, ठीक है। दंड मतलब वो जो सिद्ध पुरुष लोग एक हाथ में वो लिए रहते ना, डंडा टाइप का, वो दंडी स्वामी पूर्णानंद ने ही मूल शंकर का नाम स्वामी दयानंद सरस्वती रखा, ठीक है। ये दंडी स्वामी पूर्णानंद थे जिन्होंने उनका नाम दयानंद सरस्वती रखा था, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब इन्होंने नारा दिया, ठीक है। नारा ये दिया कि वेदों की ओर लौटो, ठीक है। और इन्होंने वेदों को भारत का आधार स्तंभ बताया, ठीक है। वेदों को इन्होंने भारत का आधार स्तंभ बताया हुआ है, ठीक है। दयानंद सरस्वती जी को हिंदू लूथर भी कहा जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद है कि ये ऐसे सुधारक पहले थे जिन्होंने बचाव के स्थान पर प्रहार की नीति को अपनाया, ठीक है। डिफेंड नहीं करते थे, एग्रेसिव थे, प्रहार करते थे, ठीक है, बोलते थे। इसके बाद देखिए, जन्म के बदले कर्म के आधार का उन्होंने समर्थन किया। जो चतुष्वर्ण व्यवस्था थी, ठीक है, उस पर इन्होंने जन्म के बदले कर्म के आधार का समर्थन किया। 1874 ईस्वी में इनकी एक पुस्तक आई सत्यार्थ प्रकाश नाम से, ठीक है, जो उन्होंने संस्कृत भाषा में लिखा था। इनकी अन्य कृतियां भी थीं, जिसका नाम था वेद भाष्य भूमिका, अद्वैत मत का खंडन, पंच महायज्ञ विधि। तो इसमें मेन एक बुक है जो अद्वैतवाद का खंडन, वो महत्वपूर्ण बुक है, उसको जरूर याद रखिएगा, ठीक है। स्वदेशी पर इन्होंने बल दिया और हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाने के लिए इन्होंने कार्य किया। कम और किया कि 1875 में देखिए आर्य समाज बनता है, ठीक है। और 1882 में इन्होंने गौरक्षणी सभा की स्थापना की, ठीक है।
ये गौरक्षणी सभा की इन्होंने स्थापना भी करी थी 1882 में। ठीक है। फिर इसके बाद देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती एक ऐसे प्रथम समाज सुधारक थे जिन्होंने शूद्र तथा स्त्री को वेद पढ़ने और ऊंची शिक्षा प्राप्त करने, यज्ञोपवीत धारण करने के पक्ष में आंदोलन किया था। ठीक है। और एनी बेसेंट जी ने भी कहा था कि स्वामी दयानंद सरस्वती ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि भारत भारतीयों के लिए है। ठीक है। तो ये जो भारत भारतीयों के लिए है, ये नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। ठीक है। अब इसके अलावा इन्होंने एक काम और देखिए क्या हुआ कि आर्य समाज जो था बना कहाँ पे था? तो बम्बई में बना था, लेकिन ये पंजाब में अधिक सफल रहा। ठीक है। और इसके अलावा आप देखिए दयानंद सरस्वती जी ने इसी संदर्भ में, है ना, जो पुस्तकें लिखी, सबसे फेमस पुस्तक जो है वो सत्यार्थ प्रकाश है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ठीक है। इसके अलावा पाखंड खंडन, ठीक है, इन्होंने की एक बुक थी, वेद भाष्य भूमिका, ऋग्वेद भाष्य, अद्वैत मत का खंडन, और इसके अलावा पंच महायज्ञ विधि, है ना, वल्लभाचार्य मत खंडन। इस प्रकार से कई सारी किताबें करी, लेकिन मैंने 3 को हाईलाइट किया हुआ है, तो आप सिर्फ 3 को ही याद रखिएगा। ठीक है। सारी पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। अब इसके बाद देखिए 1863 ईस्वी में, ठीक है, में दयानंद सरस्वती जी ने झूठे धर्मों का खंडन करने के उद्देश्य से पाखंड खंडनी पताका लहराई। तो पाखंड खंडनी पताका लहराने वाला कौन था? तो ये दयानंद सरस्वती जी थे। ठीक है ना। और इसमें कहीं कहीं पे 1867 है ना, 1867 भी कहीं कहीं पे आता है, तो लेकिन ये महत्वपूर्ण नहीं है, सन नहीं आएगा। तो आप सिर्फ ये ध्यान रखिए कि पाखंड खंडनी जो पताका है वो जो है तो दयानंद जी ने फहराई थी। ठीक है ना। इसके बाद वैलेंटाइन चिरोल ने अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में आर्य समाज को भारतीय शांति का जन्मदाता बोला हुआ है। ठीक है ना। तो भारतीय शांति का जनक जो था वो इन्होंने आर्य समाज को भी बोला। ठीक है ना। और इन्होंने तिलक के लिए भी भारतीय शांति के जनक के रूप में तिलक का भी नाम आता है। ठीक है ना। इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। लेकिन यहाँ पे फिलहाल तो इंडियन अनरेस्ट जो पुस्तक थी वैलेंटाइन चिरोल की, और उन्होंने भारतीय शांति का जन्मदाता बोला गया। ठीक है ना, इनको। फिर इसके बाद देखिए आगे देखते हैं कि फिर जरूरी नहीं है उसके आगे का। फिर पाश्चात्य शिक्षा के समर्थकों में हंसराज लाला लाजपत राय थे। इन्होंने दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज 1889 में इसकी स्थापना करी। ठीक है ना। तो पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक कौन थे? हंसराज और लाला लाजपत राय थे। लाला लाजपत राय जो थे पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे, और उन्होंने ही दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की थी। ठीक है। राजनीतिक क्षेत्र में आर्य समाजियों का मानना था कि बुरे से बुरा देसी राज्य, अच्छे से अच्छा विदेशी राज्य से अच्छा है। मतलब वो देसी राज्य को चाहते थे कि देसी राज्य ही हो। ठीक है ना। फिर देखिए फिर ये स्मरणीय तथ्य करके आ गया है, तो ये जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा ये उसी का पार्ट है। ठीक है ना। तो राय की उपाधि बंगाल के नवाब से मिली थी। राजा की उपाधि जो है वो अकबर द्वितीय ने दी। 1825 में वेदांत कॉलेज बनी। 1815 में आत्मीय सभा बनी थी। 1828 में ब्रह्म समाज बना था। पूरा वही चीज लिखा हुआ है जो मैंने आपको पहले बताया। फारसी भाषा में मिरातुल अखबार था। ठीक है ना। इसके अलावा देखिए इन्होंने संवाद कौमुदी, ठीक है, फारसी भाषा में मिरातुल अखबार का इन्होंने प्रकाशन करा था, ये भी आपको पता है। और इसके अतिरिक्त, ठीक है, प्रीसिस्ट ऑफ जीसस, ठीक है, जो कि एक ईश्वरवादियों का उपहार, शांति और खुशहाली नामक पुस्तकों की भी इन्होंने रचना करी। और जब इनकी मृत्यु हो जाती है, मृत्यु कहाँ हुई मैंने आपको बताया, ब्रिस्टल में मृत्यु होती है। ठीक है ना। तो ब्रह्म समाज को द्वारिकानाथ टैगोर ने अपना नेतृत्व प्रदान किया था। ठीक है। 1865 में ब्रह्म समाज पहली बार विभाजित होता है। और ये एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि वेद समाज की बात आई थी और ब्रह्म समाज उसकी आई थी प्रार्थना समाज की। वेद समाज के लिए मैंने आपको बताया था श्रीधरालु नायडू। ठीक है। श्रीधरालु नायडू, तो ये श्रीधरालु जो नायडू थे, ठीक है ना, इन्होंने वेद समाज की स्थापना करी। और वेद समाज की जो स्थापना हुई थी वो कहाँ हुई थी? साउथ में। ठीक है। तो कालांतर में इसको इन्होंने दक्षिण का जो है तो ब्रह्म समाज बोला गया था। दक्षिण का ब्रह्म समाज इन्होंने बोला था। प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग, ठीक है, और 1867 की बात है। ठीक है। आत्माराम पांडुरंग थे इसमें, और ये के रानाडे जी भी थे। ठीक है। भारत भारतीयों के लिए है, ये नारा दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। ठीक है। और एनी बेसेंट ने इसको बताया था। और गोरक्षा समिति की स्थापना तिलक ने, जबकि गोरक्षा संघ की स्थापना गांधी जी ने करी थी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको थोड़ा सा आप देख लीजिए जरा एक बार। ठीक है। यहाँ पे कि गोरक्षा जो समिति की जो स्थापना है तिलक ने, जबकि गोरक्षा संघ की जो स्थापना है, ठीक है, उसको इन्होंने करा था। गोरक्षा संघ की स्थापना गांधी जी ने करी थी।
लेकिन अगर मान लीजिए यहीं पे गोरक्षणी सभा की बात आए तो दयानंद सरस्वती। इसलिए ये महत्वपूर्ण चीज़ है, यहाँ पे ये तीनों चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना, कि गोरक्षा समिति की स्थापना तिलक कर रहे हैं, गोरक्षा संघ की स्थापना गांधी जी कर रहे हैं, और गोरक्षणी सभा, एक है समिति, एक है संघ, एक है सभा। समिति तो तिलक जी करेंगे, संघ तो गांधी जी करेंगे, और सभा तो ये दयानंद सरस्वती जी करेंगे। ये चीज़ आप दिमाग में अच्छे से रख लीजिएगा, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं यंग बंगाल आंदोलन, ठीक है ना। ये एक नया प्रकार का है, चूंकि बंगाल की बात चल रही थी, ब्रह्म समाज की बात की, तो उसी के आगे अब यंग बंगाल आंदोलन की भी बात आ जाती है। यंग बंगाल आंदोलन की बात करते हैं तो इसकी जो स्थापना किया था, ठीक है ना, उसका जो जनक थे वो हेनरी विवियन डेरेजियो थे, ठीक है, जो एक घड़ी विक्रेता के रूप में कलकत्ता आए हुए थे। और डेरेजियो ने एकेडमिक एसोसिएशन और सोसाइटी फॉर द एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज जैसे संगठनों की भी स्थापना की। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको देख लीजिए। और इन्होंने कुछ पत्रिकाओं का भी संपादन किया था। वो पत्रिकाएं कौन सी थी? तो ये थी हैस्परस, कलकत्ता साहित्यिक गजट, ईस्ट इंडिया व इंडिया गजट, ठीक है, इसकी इन्होंने स्थापना की थी। डेरेजियो की तुलना सुकरात से की जाती है, जरूरी फैक्ट नहीं है, ठीक है। अब इनके लिए कुछ चीज़ें चलती हैं, जैसे सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने डेरेजियो को बंगाल का और आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत बोला, और इसके अलावा हमारी जाति के पिता भी बोला। तो ये डेरेजियो को सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी ने बोला था, बंगाल और आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत, हमारी जाति के पिता। इसके अलावा डेरेजियो को आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि भी बोला जाता है, ठीक है। तो अब यंग बंगाल आंदोलन की बात करने के बाद हम देखते हैं कि जो रामकृष्ण मिशन भी था, रामकृष्ण मिशन भी बंगाल में चल रहा था। वहाँ पे क्या था कि दक्षिणेश्वर के स्वामी कहे जाने वाले रामकृष्ण परमहंस के शिष्य जो थे स्वामी विवेकानंद जी थे। और इसके बाद 1806, देखिए अब इसमें मैं ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि परमहंस जी की थोड़ी सी इसमें बताया गया है कि दक्षिणेश्वर काली मंदिर के पुजारी थे और ये सब योग और ये सब चीज़ें करते थे। रामकृष्ण ने तांत्रिक वैष्णव अद्वैत साधना द्वारा निर्विकल्प समाधि की स्थिति, ये सब काम का नहीं है, ठीक है। 1886 में रामकृष्ण की मृत्यु होती है, और उसके बाद नरेंद्र नाथ ने अपने गुरु के संदेशों को चारों ओर प्रसारित करने की जिम्मेदारी ली, ठीक है। तो इस यहाँ से मेन चीज़ शुरू होती है, ठीक है ना, कि ये वो करते क्या हैं। तो 1893 में, है ना, वो क्या करते हैं, शिकागो के धर्म जो सम्मेलन हुआ उसमें वो जाते हैं, ठीक है। और जो उस समय जो नरेंद्र नाथ था उनका नाम, तो महाराज कुंवर अजीत राज सिंह खेतड़ी के सुझाव पर स्वामी विवेकानंद उनका नाम रख दिया गया, ठीक है। तो ये चीज़ मतलब महत्वपूर्ण भी थी, है ना, क्योंकि उनका पहले नाम नरेंद्र नाथ था, ठीक है। तो नरेंद्र नाथ का जो नाम है वो महाराज कुंवर अजीत सिंह, महाराजा खेतड़ी जो थे, अजीत राज सिंह खेतड़ी। खेतड़ी क्या है? खेतड़ी एक गांव, मतलब जहाँ के वो राजा थे वो है, बाकी उनका नाम अजीत राज सिंह था, ऐसा समझ लीजिए। स्वामी विवेकानंद का नाम रख दिया गया। भाषण के बारे में अब उन्होंने बहुत ओजस्वी भाषण दिया था, आपको पता है। वर्ष याद रखिएगा 1893 है, कन्फ्यूज़ करने के लिए वो 63 भी देता है ऑप्शन में, लेकिन आपको 93 लगाना है। 1893 का सन बहुत महत्वपूर्ण है, उसमें कुछ घटनाएं भी हुई हैं, ठीक है ना, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है ना। 1893 में क्या क्या हुआ था, ठीक है। एक्चुअल में 1893 में के आसपास जो तिलक ने मतलब उत्सव वगैरह स्टार्ट किए थे, शिवाजी उत्सव, और है ना, इसके अलावा बेसेंट भी थी, वो भी इंडिया आई हुई थी, है ना। और उसी के आसपास जो है तो गांधी जी का भी वहाँ जाना हुआ, दक्षिण अफ्रीका। तो काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ उस दौर पे हुई हैं, ठीक है ना, उस समय पे। अब न्यूयॉर्क हेराल्ड ने उस ओजस्वी भाषण के बारे में लिखा था जो उन्होंने 1893 में दिया था, कि उनको सुनने के बाद हम यह अनुभव करते हैं कि ऐसे ज्ञान संपन्न देश में अपने धर्म प्रचारक भेजना कितना महत्वपूर्ण है और कितना मूर्खतापूर्ण है। मतलब कि वहाँ ऑलरेडी इतना ज्ञान है और वहाँ पे हम अपने धर्म प्रचारक भेज रहे हैं, हमें लग रहा है कि वहाँ पे बेवकूफ़ लोग रह रहे हैं, तो ये गलत है। ये न्यूयॉर्क हेराल्ड ने लिखा था, जो कि एक उस समय का समाचार पत्र था, ठीक है। और भाषण के बारे में रोमियो अरोला ने लिखा था कि संसार का कोई भी धर्म मनुष्यता की गरिमा को इतने ऊंचे स्वर में सामने नहीं लाता जितना कि हिंदू धर्म लाता है, ठीक है। अब सोचिए, उस समय अंग्रेज का गुलाम था भारत, उसके बावजूद भी उनके द्वारा भारत की किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए भाषणों की तारीफ करना ये काफ़ी महत्वपूर्ण था, ठीक है। 1897 ईस्वी में अमेरिका प्रवास से वापस आने के बाद स्वामी जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। वहाँ से लौट के जब वो आए तब उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की,
ठीक है। और 1909 में उनको सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीबद्ध भी उन्होंने करा दिया। इसकी स्थापना रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। लेकिन रामकृष्ण मठ की अगर स्थापना की हम बात करें तो वो रामकृष्ण परमहंस जी ने की थी। मिशन की स्थापना विवेकानंद जी ने करी है, और रामकृष्ण मठ की स्थापना रामकृष्ण परमहंस जी ने की थी। रामकृष्ण मिशन का कलकत्ता के वेल्लूर और अल्मोड़ा के मायावती नामक स्थानों पर मुख्यालय खोला गया। ठीक है, वेल्लूर आपने सुना होगा, तो ये मिशन का मुख्यालय वेल्लूर में था, और वेल्लूर कहाँ है? कलकत्ता में है। एक वेल्लोर दक्षिण में भी है, लेकिन अभी वेल्लूर की बात हो रही है। ठीक है, तो ये वेल्लूर कहाँ है? कलकत्ता में है। और एक अल्मोड़ा में मायावती के नाम से है, मायावती नाम है वहाँ का, स्थान का नाम है। ठीक है, स्वामी जी ने एक अपनी पुस्तक भी लिखी थी, मैं समाजवादी हूँ। ठीक है ना, मैं भारत के उच्च वर्ग से अपने पद और सुविधाओं का परित्याग करते हुए निम्न वर्ग के साथ मेल जोल रखने का उन्होंने आह्वान भी किया था। महिलाओं के बारे में स्वामी जी ने कहा था कि 500 समर्पित व्यक्तियों के साथ मुझे इस देश को सुधारने में 50 वर्ष लगेंगे, लेकिन 50 समर्पित स्त्रियों के सहयोग से मैं यह कार्य कुछ ही दिनों में संपन्न कर सकता हूँ। इस प्रकार की सोच महिलाओं को लेकर के स्वामी जी की थी, और महिलाओं के महत्व को, जो जेंडर इनइक्वलिटी वर्तमान में है, ठीक है ना, इसके बारे में उन्होंने आज से कई साल पहले ही ये बात बता दी थी कि महिलाओं की भूमिका समाज को आगे ले जाने में कितनी महत्वपूर्ण है। ठीक है, और ये बात उन्होंने पहले ही बताई थी कि 500 समर्पित व्यक्तियों के साथ मुझे इस देश को सुधारने में 50 वर्ष लगेंगे, लेकिन 50 समर्पित स्त्रियों के सहयोग से मैं यह कार्य कुछ ही वर्षों में कर सकता हूँ। ठीक है, स्वामी जी ने यह भी कहा था कि हम मानवता को वहाँ ले जाना चाहते हैं जहाँ न वेद है, न कुरान है, न बाइबल है। मतलब वो एकात्म वाद की ओर वो कह रहे थे, एकेश्वरवाद, इस प्रकार की चीज़ें। ठीक है, कुल मिला के ये जो चीज़ें थी वो प्रेरित थे रामकृष्ण परमहंस जी से, और रामकृष्ण परमहंस जी योग और आध्यात्म के बहुत बड़े उनको हम क्या बोलेंगे, प्रतीक थे। ठीक है ना, तो उन्हीं के ही आदर्शों को विवेकानंद जी ने प्रचारित करने का कार्य किया है। उनको आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कह सकते हैं। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इंडियन अनरेस्ट ने जो वैलेंटाइन चिरोल का था, ठीक है ना, विवेकानंद के उद्देश्यों को राष्ट्रीय आंदोलन का एक प्रमुख कारण माना था उन्होंने। ठीक, तो जो राष्ट्रीय आंदोलन मतलब हुआ, इंडियन अनरेस्ट के लेखक जो थे चिरोल जी ने, उन्होंने ये कहा था कि ये राष्ट्रीय आंदोलन का एक कारण भी था। जो जागरण, मतलब उन्होंने ये कहा कि जो विवेकानंद जी ने जो जागरण करा ना, वो राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि किसने उनके जो उद्देश्यों को राष्ट्रीय आंदोलन का प्रमुख कारण माना, तो इंडियन अनरेस्ट ने माना था तो उसको। फिर यहाँ पे एक सिस्टर निवेदिता जी का भी नाम आप सुनते हैं, है ना, तो ये आयरिश मूल की महिला थी, इनको धर्म बहन के नाम से बोला गया है। विवेकानंद जी की शिष्या बनी थी, और रामकृष्ण मिशन के माध्यम से ही स्वामी जी के विचारों का इन्होंने प्रचार प्रसार किया हुआ था। ठीक है, फिर इसके बाद थियोसॉफिकल सोसाइटी और एनी बेसेंट आते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी जो था वो 1875 ईस्वी में मैडम ब्लावत्स्की तथा कर्नल अलकाट ने न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना की थी। ठीक है ना, मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल अलकाट ने न्यूयॉर्क में 1875 ईस्वी में थियोसॉफिकल सोसाइटी की उन्होंने स्थापना की थी। थियोसॉफी का अर्थ था ब्रह्म विद्या। ठीक है, और ये वही अध्यात्म से संबंधित चीज़ें ही हो रही हैं, है ना। 1882 ईस्वी में थियोसॉफिकल सोसाइटी का अडयार मद्रास में एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय खोला गया था, अडयार मद्रास में। ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय था। और बेसेंट देखिए 1893 ईस्वी में भारत आई, मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। अलकाट की मृत्यु 1907 ईस्वी में। एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की उसके बाद अध्यक्ष बन गई। थियोसॉफिकल के अध्यक्ष बाद में कौन बनी? तो बेसेंट बन गई थी। ठीक है ना, और 1888 में वो उसकी सदस्य बनी थी। ठीक है ना, 93 में बेसेंट भारत आ गई। ठीक है, अब देखिए इसके आगे, भारत में जो शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए बेसेंट ने बनारस में 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो 1916 में मदन मोहन मालवीय जी के प्रयासों से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना। मतलब जो BHU है वर्तमान का, इसमें इसके निर्माण में जो भूमिका है वो एन.ए. बेसेंट जी की है इनिशियल लेवल पर, और उसको मूर्त रूप दिया अंतिम रूप से मदन मोहन मालवीय जी ने। ठीक है, धर्म सभा की जो स्थापना है वो 1830 में राधाकांत देव ने की थी। अब ये धर्म सभा का नाम इसलिए आ गया कि अन्य धार्मिक आंदोलन, ठीक है ना, ये ऐसे थे कि ये व्यक्तित्व को बढ़ाने वाले, विकास करने वाले ये वो थे। ठीक है ना, फिर इसके बाद देखिए लोक हितवादी के नाम से किसको जानते हैं, तो ये गोपाल हरि देशमुख जी थे जो प्रसिद्ध हुए। ठीक है, श्री देशमुख जी 1880 को गवर्नर जनरल की काउंसिल में सदस्य बने।
इन्होंने पाश्चात्य शिक्षा और लोगों को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया। इन्होंने जाति व्यवस्था पर प्रहार से निर्मित जाति भेद नामक पुस्तक की भी रचना की थी। ठीक है, तो ये कभी अगर लोकहितवादी आ जाए 3 मार्क्स में तो आप गोपाल हरि देशमुख के बारे में बता सकते हैं। ठीक है ना, और धार्मिक सुधार आंदोलन से जुड़े हुए थे, और इसके अलावा जाति भेद नामक पुस्तक इन्होंने लिखी थी। ठीक है, गोपाल हरि देशमुख आता है तो लोकहितवादी उपनाम, और इस प्रकार से करके ये मेंस में लिखा जा सकता है। ठीक है ना, प्रीलिम्स में जाति भेद नामक पुस्तक ऐसा कुछ आएगा नहीं, क्योंकि बहुत फेमस पुस्तक नहीं है, लेकिन हाँ एमपीपीएससी प्रीलिम्स में मेंस में 3 मार्क्स के क्वेश्चंस में इसको यूज़ कर सकते हैं। देव समाज की स्थापना 1887 ईस्वी में शिव नारायण अग्निहोत्री जी ने करी थी। ठीक है, और लाहौर में किया था देव समाज। ठीक है, और इस समाज के जो उपदेश हैं देवशास्त्र नामक पुस्तक में संकलित हैं। राधा स्वामी आंदोलन की स्थापना शिवदयाल साहिब ने की थी, स्वामी महाराज द्वारा आगरा में इसको किया गया था। तो राधा स्वामी जो आंदोलन है वो कहाँ किया गया, तो वो आगरा में किया गया था। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए मद्रास हिंदू संघ की स्थापना वीरेश लिंगम पुंतुलु द्वारा विधवा महिलाओं की स्थिति को सुधारने के उद्देश्य से किया गया था। ठीक है, मद्रास हिंदू संघ की जो स्थापना है, मद्रास हिंदू संघ, उसको किसने किया, तो वीरेश लिंगम पुंतुलु ने किया था। ठीक है, और फिर इसके बाद देखिए वीरेश लिंगम तथा वेंकट रत्नम द्वारा मद्रास में हिंदू समाज सुधार संघ की स्थापना की गई। ठीक है, सेवा सदन नामक सामाजिक सुधार तथा मानवतावादी संगठन की स्थापना 1885 में बहराम जी मालावारी पारसी ने की थी। ठीक है, तो सेवा सदन नामक सामाजिक सुधार तथा मानवतावादी संगठन की स्थापना 1885 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भी स्थापना होगी, इसको भी ध्यान रखिएगा। और बहराम जी मालाबारी ने की थी, पारसी। तो ये पारसी थे। ठीक है, जैसे दादा भाई नौरोजी भी पारसी थे, तो ऐसे ही बहराम जी मालाबारी भी पारसी थे। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये इसलिए क्योंकि ये थोड़ा सा अलग धर्म से थे, पारसी धर्म को मानने वाले थे। इसके बाद देखिए भारतीय सेवक समाज की स्थापना 1905 में समाज सुधार के उद्देश्य से गोपाल कृष्ण गोखले जी ने किया था। ठीक है, ये था भारत सेवक समाज। इसके बाद देखिए एक समाज सेवा संघ है, इसकी स्थापना 1911 ईस्वी में NM जोशी जी ने की। ठीक है, फिर एक है रहनुमाए माजदयान सभा। ठीक है, ये 1851 की बात है, और इसको जो है तो दादा भाई नौरोजी जी ने किया था, और इसमें एक नौरोजी फरदोनजी भी थे। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा, और SS बंगाली, 3 लोग थे, पर इसमें सबसे ज़्यादा नाम चलता है दादा भाई नौरोजी जी का, जबकि एक नौरोजी फरदोनजी भी थे। ये भी मैंने बताया ना आपसे, ये रहनुमाए माजदयान सभा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भी पारसी से भी संबंध था इसका। ठीक है, फिर इसमें एक और चीज़ हुई है, देखिए रहनुमाए माजदयान सभा जो थी 1851 वाली, उसने रफ्त गुफ्तार, एक सत्यवादी नामक जो है कोष्टक में है ना, क्योंकि हिंद उसको रफ्त गुफ्तार को सत्यवादी बोलते हैं, नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। तो रफ्त गुफ्तार का संबंध किससे है, तो नौरोजी जी से है, और नौरोजी किसका संबंध किससे है, तो रहनुमाए माजदयान सभा से भी है। ठीक है, अब मुस्लिम सुधार आंदोलन की बात करते हैं। मुस्लिम सुधार आंदोलन भी हुए। ठीक है, तो इसको देखते हैं। तो अलीगढ़ आंदोलन होता है। ठीक है, सर सैयद अहमद खां के नेतृत्व में। ठीक, तो अलीगढ़ आंदोलन की हम बात कर रहे हैं, तो 1857 के विद्रोह में मुसलमानों की सक्रिय भागीदारी के कारण सरकार द्वारा उनके दमन से मुसलमानों की स्थिति छिन्न भिन्न होने लगी। ऐसे में सर सैयद अहमद खां 1817 से 98 के बीच जो उनका वो था, ठीक है, पदार्पण होता है। ठीक है, अब इसमें सर सैयद अहमद खां के नेतृत्व में चलाए गए आंदोलन को ही अलीगढ़ आंदोलन के नाम से तो जानते हैं। तो अलीगढ़ आंदोलन से संबंध किसका है, तो आप सीधे बोल सकते हैं कि सर सैयद अहमद खां जी का है। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए, अब इसमें सर सैयद अहमद खां ने इस्लाम में मौजूद कुरीतियों को दूर करने का प्रयास भी किया। उन्होंने पीर मुरीदी प्रथा को ख़त्म करने के लिए वकालत की। ठीक है, पीर मुरीदी प्रथा को ख़त्म करने की वकालत की। अपने विचारों का प्रसार सर सैयद अहमद खां ने तहजीक उल अखलाक नामक फारसी पत्रिका द्वारा किया। तो ये अगर आ जाए कि तहजीफ उल अखलाक, ये पुस्तक ये मतलब फारसी में पत्रिका का संपादक कौन था, तो आप इसमें बताइएगा कि सर सैयद अहमद खां जी हैं। और अभी एक राजा राम मोहन राय जी वाला मैंने मुहावुद्दीन वाला जो बताया था, ठीक है, तो वो भी ध्यान रखिएगा, वो उनका अलग है। इनका जो है तो तहजीफ उल अखलाक के नाम से है, सर सैयद अहमद खां का है। ठीक है,
फिर इसके बाद देखिए 1864 में सर सैयद अहमद खान ने साइंटिफिक सोसाइटी तथा 1875 में अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की 1864 ईस्वी में, ठीक है, और 1875 ईस्वी में अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। अंग्रेजों के प्रति निष्ठा व्यक्त रखने के उद्देश्य से सर सैयद अहमद खान ने राजभक्त मुसलमान पत्रिका का भी प्रकाशन किया, ठीक है। तो सर सैयद अहमद खान अगर 3 नंबर में आए तो आपके पास काफ़ी मटेरियल यहाँ पे है, 5 में आए तो भी कर सकते हैं। और पत्रिका का इन्होंने प्रकाशन किया था राजभक्त मुसलमान, ठीक है। तथा बनारस के राजा शिव प्रसाद के साथ सर सैयद अहमद ने देशभक्त एसोसिएशन की भी स्थापना की। तो आप इसमें देखिए देशभक्त एसोसिएशन का संबंध किससे है, तो आप सर सैयद अहमद खान लगा सकते हैं। राजभक्त मुसलमान पत्रिका, तो आप सर सैयद अहमद खान बोलिए। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना सर सैयद अहमद खान करेंगे। अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना वही करेंगे। और तहजीफ उल अखलाक जो है पत्रिका वो भी करेंगे। पीर मुरीदी खत्म प्रक्रिया को ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। कभी 5 मार्क्स में आ जाए आराम से आप लिख सकते हैं। मुस्लिम सुधार आंदोलन की से संबंध में कभी क्वेश्चंस बने तो आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना, इन्होंने जो जो काम किया। फिर इसके बाद देखिए मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का नाम दिया गया था इन्होंने, है ना। इसका उद्घाटन जो किया था तो वो लॉर्ड लिटन ने किया था, ठीक है। और वर्ष 1920 ईस्वी में इसे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। अब चूंकि 1916 में मदन मोहन मालवीय जी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कर दी, ठीक है ना, तो फिर क्या किया इन्होंने उसको 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में इसको बना दिया, ठीक है। देवबंद आंदोलन हुआ, ये मुस्लिम सुधार आंदोलन की हम बात कर रहे हैं तो इसलिए वही कैरेक्टर्स आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो देवबंद आंदोलन की हमने बात की तो मोहम्मद कासिम ननौतवी एवं रशीद अहमद गंगोही, ठीक है, ये 2 लोगों का नाम इसमें है, ठीक है। और ये 1867 में देवबंद उत्तर प्रदेश में, ठीक है, इस्लामी मदरसे की स्थापना होती है, ठीक है। तो 2 लोगों का मैंने आपको नाम बताया, मोहम्मद कासिम ननौतवी और रशीद अहमद गंगोही, ठीक है। और इसके अलावा देखिए दारुलूम या देवबंद आंदोलन की शुरुआत यहाँ से होती है। जिहाद का नारा देने के उद्देश्य से इस प्रकार की चीज़ें थी। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक सर सैयद अहमद के प्रति देवबंद आंदोलन में घृणा थी, क्योंकि सैयद अहमद ने अंग्रेजों के प्रति निष्ठा जताते हुए धर्मशास्त्रों की नई परिभाषा देने का प्रयास किया था, ठीक है। ये लोग उनको पसंद नहीं करते थे, ऐसा है। अहमदिया आंदोलन की स्थापना 1889 ईस्वी में मिर्जा गुलाम अहमद ने किया था, ठीक है। और उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी जिसका नाम था बहरीन ए अहमदिया, ठीक है, बहरीन ए अहमदिया नामक पुस्तक लिखी। और इसके अलावा मिर्जा गुलाम अहमद ने 1889 में अहमदिया आंदोलन की इन्होंने शुरुआत की। 2 ही फैक्ट पढ़ना है, ज़्यादा काम का नहीं है इसमें कुछ भी, ठीक है। फिर पारसी सुधार आंदोलन की बात करें, मुस्लिम सुधार हो गया, पारसी सुधार की बात करें तो 1851 में बम्बई में, ठीक है, दादा भाई नौरोजी और उनके सहयोगी नौरोजी फरदोनजी JB वाचा एवं HS बंगाली ने किया था, ठीक है। तो रहनुमाई माज़े आसान सभा की स्थापना की। साप्ताहिक पत्र इनका कौन सा था, रस्त गुफ्तार था, ठीक है। और BS मालावारी प्रसिद्ध समाजी सुधारक थे जिन्होंने बाल विवाह के विरुद्ध अभियान चलाकर एज ऑफ कंसेंट एक्ट, ठीक है, एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 में पारित करवाया था, ठीक है। तो ये एज ऑफ कंसेंट एक्ट किसने पारित करवाया था, तो ये जो थे ये मालावारी जी थे, ठीक है ना, इन्होंने किया था। मैंने वहाँ पे थोड़ी देर पहले आपको बताया था। सिख सुधार आंदोलन की बात करें, देखिए पारसी में बहुत ज़्यादा है ही नहीं, 2 लोग थे, वो दोनों मैंने आपको बता दिए। सिख सुधार आंदोलन की हम बात करें तो नामधारी आंदोलन, ठीक है, कौन चलाएगा, देखिए सबसे पहले तो सिख धर्म के संस्थापक थे गुरु नानक देव जी थे, लेकिन इसमें जो सिख सुधार आंदोलन में एक नाम आता है तो नामधारी आंदोलन, ठीक है। इनके प्रणेता कौन थे, तो बाबा राम सिंह, ठीक है ना, एवं उनके शिष्य बालक सिंह थे, ठीक है। तो राम सिंह ये कौन है, कूका, ठीक है, जो कूका आंदोलन में भी रहेंगे, ये वही है राम सिंह, ठीक है, नामधारी आंदोलन वाले। इनके शिष्य कौन थे, बालक सिंह थे। तो ये दोनों लोगों ने किया। 1920 में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी का गठन हुआ, ठीक है। बाकी चीज़ें काम की नहीं है। फिर इसके बाद देखिए अब इसके बाद देखिए 19वीं सदी के जो समाज सुधार आ गए वो क्या थे, ठीक है ना। तो इसमें 1829 ईस्वी में जो नियम 17 के तहत सती प्रथा को प्रतिबंधित किया गया। सती प्रथा को कब प्रतिबंधित किया गया ऐसा करके क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो उसको आप देख लीजिएगा। और वो है 1829 में। और ये कौन था उस समय, तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, उन्हीं के समय में हुआ था। सती प्रथा पर प्रतिबंध सबसे पहले बंगाल में था, लेकिन कालांतर में यह प्रतिबंध बम्बई और मद्रास में भी लागू हो गया। शिशु वध प्रथा जो थी 13वीं सदी में राजपूतों और बंगालियों में प्रचलित थी। 1785 के बंगाल नियम, है ना, जो भी ये लिखा हुआ है 1804 के नियम द्वारा ये सब कुछ किया गया, ये अपने काम का नहीं है, ठीक है। अब देखिए एक टेबल बनी हुई है, टेबल को भी देख लेते हैं।
तो शिशु वध पर प्रतिबंध कब लगा, तो किसके, तो वेलेजली था, ठीक है। सती प्रथा प्रतिबंध की हम बात करें तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। हिंदू विधवा पुनर्विवाह 1856 में आएगा, कैनिंग। नेटिव मैरिज एक्ट 1872 नॉर्थब्रुक। एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 लैंसडाउन। और शारदा एक्ट 1929 इरविन। दास प्रथा प्रतिबंध 1843 एलनब्रो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ देख लीजिए। शिशु वध वेलेजली करेगा तो 1785 से 1804 के बीच में था, तो वेलेजली ने किया था। सती प्रथा प्रतिबंध जो है, ठीक है, सती प्रथा पर प्रतिबंध, तो ये 1829 में विलियम बेंटिक के थ्रू होगा, है ना। ये गवर्नर जनरल थे, कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट आता है इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको। हिंदू विधवा पुनर्विवाह लॉर्ड कैनिंग ने किया, 1856 की बात है। नेटिव मैरिज एक्ट की बात करें तो नॉर्थब्रुक 1872, ठीक है, जो जहाँ अपनी पहली जनगणना हुई थी वो वाला। एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 लैंसडाउन। लैंसडाउन क्या है, गवर्नर जनरल है, उनके शासनकाल में 1891 में ऐसा किया गया था, ठीक है। इसके अलावा देखिए शारदा एक्ट है 1929, तो इरविन के शासनकाल में हुआ। और दास प्रथा प्रतिबंध 1843 में एलनबरो के उसमें हुआ था, ठीक है। और इसके आगे विषय क्या था तो आप देख लीजिएगा, अगर आपको लगता है तो वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके देख लीजिएगा। इसके बाद देखिए विधवा पुनर्विवाह स्थिति सुधारने के लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने अथक प्रयास किया। 1855 ईस्वी में विद्यासागर ने ब्रिटिश सरकार से विधवा पुनर्विवाह पर कानून बनाने का अनुरोध किया था। तो मैंने बताया ना कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा नाम अगर किसी का आता है तो वो आता है ईश्वर चंद्र विद्यासागर का, आता है किसमें, विधवा पुनर्विवाह को रोकने में, ठीक है ना। ये जो कानून बना 1856 वाला, इसके पीछे केवल और केवल उन्हीं का योगदान था, ठीक है। इसके अलावा देखिए महिलाओं से संबंधित जो और कुछ काम किए गए, ठीक है, तो विधवा आश्रम की एक स्थापना हुई, ठीक है। ये विधवा आश्रम की स्थापना ये किसने करा, तो विष्णु शास्त्री और कर्वे महोदय ने किया, ठीक है। 1896 में धोंधी केशव कर्वे ने, इनको डी बोलते हैं ऐसे करके, कर्वे ने पूना में विधवा आश्रम की स्थापना इन्होंने करी थी, 1896 की बात है। 1906 ईस्वी में कर्वे महोदय ने बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। 1906 मतलब करजन के टाइम की बात है। करजन का टाइम 1905 बंगाल विभाजन होता है, उसके एक साल बाद की बात है। 1906 में इन्होंने क्या किया, एक बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की इन्होंने स्थापना कर दी। 1872 ईस्वी में नेटिव मैरिज एक्ट आया, ठीक है, नॉर्थ ब्रुक के शासनकाल में जब पहली जनगणना हुई थी, ठीक है। इसके अलावा देखिए एसएस बंगाली के सहयोग से एज ऑफ कंसेंट एक्ट पारित किया गया, ठीक है, 1891 में। लैंसडाउन उस समय थे, ठीक है। तिलक ने एज ऑफ कंसेंट एक्ट का विरोध करते हुए इसे भारतीय सामाजिक मामलों में विदेशी हस्तक्षेप माना था। मैंने आपसे क्या बताया कि 1893 के आसपास तिलक बहुत एक्टिव थे, ठीक है ना। उन्होंने शिवाजी उत्सव, गणपति उत्सव भी चालू किया हुआ था, 1893 की ईस्वी की बात है। तो जब ये 1891 में एज ऑफ कंसेंट एक्ट आया ना, तो उन्होंने इसका विरोध किया। कारण ये था, इन्होंने ये कहा कि ये भाई भारतीय मामलों में विदेशी इतना हस्तक्षेप क्यों कर रहे हैं, अंग्रेज इतना हस्तक्षेप क्यों कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने इसका विरोध किया हुआ था, ठीक है ना। और फिर एज ऑफ 1930 में क्या हुआ, उसके बाद एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 को संशोधित कर शारदा एक्ट का नाम दिया गया। ये महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको जरूर पढ़ ली। तो इन 1930 में एज ऑफ कंसेंट एक्ट को संशोधित किया गया करके, और इसी का नाम शारदा एक्ट कर दिया गया, ठीक है। जिसमें लड़की की आयु जो है वो 14 वर्ष कर दी गई थी और लड़के की आयु को इन्होंने 18 वर्ष रखा था, ठीक है। और कलकत्ता में तरुण स्त्री सभा 1819 ईस्वी में स्थापना होती है मिशनरियों के सहयोग से, ठीक है। जेई बेटन महोदय ने कलकत्ता में 1893 में एक बालिका विद्यालय की इन्होंने स्थापना भी करी थी, ठीक है ना। तो जेई बेटन, ठीक है, इन्होंने कलकत्ता में 1843 में, ठीक है, ये जो 1843 का वर्ष है वो याद रखिएगा, दास प्रथा अंत एलनवेरो, ठीक है ना, में बालिका विद्यालय की स्थापना। बालिका विद्यालय की स्थापना कहाँ हुई, कलकत्ता में। 1906 में बालिका प्रथम महिला विश्वविद्यालय, देखिए ये जो कलकत्ता वाला है वो बालिका है, कलकत्ता कहाँ है, बंगाल में है, तो पश्चिम बंगाल मतलब बा से बंगाल और बा से बालिका, याद रखिए। तो बालिका विद्यालय की स्थापना बेटन महोदय कहाँ करेंगे, कलकत्ता में करेंगे, लेकिन जो विश्वविद्यालय होगा वो महिला के नाम से होगा, और वो 1906 में पूना में होगा, ठीक है। पूना में नहीं, बम्बई में होगा। पूना में तो विधवा आश्रम की स्थापना की थी उन्होंने, कर्वे जी ने, ठीक है ना। फिर इसके बाद देखिए, अब देखिए इसके अलावा फिर से देखिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का क्यों इतना महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि इन्होंने स्त्री शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु बंगाल में लगभग 35 विद्यालयों की इन्होंने स्थापना भी करी थी, ठीक है। और आधिकारिक तौर पर 1854 ईस्वी में चार्ल्स वुड डिस्पैच आया, जिसके बाद स्त्री शिक्षा पर बल दिया गया, कर्वे महोदय ने, ठीक है। अब देखिए बार बार देखिए एक चीज़ और ध्यान रखिए, कई बार चीज़ें आती हैं, ठीक है, कि कर्वे महोदय जी ने एक और बार किया 1916 ईस्वी में पुणे में
भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। प्रथम महिला विश्वविद्यालय यहाँ पे इस बुक के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है 1906 ईस्वी में कर्वे महोदय ने बम्बई में पहली प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की 1906 में, और 16 में ये कह रहे हैं कि पुणे में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, पुणे में भी, ठीक है ना। 1926 में अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना हुई, ठीक है। और 1843 में आपको पता है कि समूचे देश दास्ता को अवैध घोषित कर दिया गया, ठीक है। और इसके अलावा 20वीं सदी के कुछ समाज सुधार भी हैं। तो 1930 में बम्बई समाज सुधार संघ की स्थापना हुई, जरूरी फैक्ट नहीं है, यूपीएससी लेवल पे आ सकता है। निम्न जाति के आंदोलनों की हम बात करें तो अब देखिए निम्न, ये थोड़ा सा पढ़ लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आता है, यूपी पीसीएस में पिछले साल क्वेश्चन भी आया था और एमपीपीएससी में भी आता है, और ये काफ़ी फेमस चीज़ें हैं, है ना। और इस पे जिन जिन ने काम किया है उन्होंने बहुत संघर्ष किया है, इसलिए इसका बहुत महत्व है। 1932 में गांधी जी ने अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ की स्थापना की, जिसे 1933 में हरिजन सेवक संघ का नाम दिया गया। ध्यान रखिएगा, 32-33 की बात है। 32 में अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ बनाएंगे, 32 में, ठीक है ना। 32 में ये क्या बनाएंगे, अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ बनाएंगे, और 1933 में इसका नाम हरिजन सेवक संघ हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद ये देखिए शॉर्ट में है, मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी आपको बता देता हूँ कि आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे, ये थे। कहाँ हुआ था ये आप देख लीजिएगा इसमें, है ना। तो बंगाल में हुआ, बंगाल में, है ना। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, रुकिए 1 मिनट। तो चलिए इसको देख लेते हैं, है ना, ये जो भी है इसको पहले से। तो आत्मीय सभा मैंने आपको बता दिया, राजा राममोहन राय, बंगाल में होगा, ठीक है। ब्रह्म समाज की स्थापना बंगाल में होगी, राजा राममोहन राय जी करेंगे। हिंदू कॉलेज 1815 कलकत्ता में डेविड हेयर करेंगे। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना कलकत्ता में होगी और देवेंद्रनाथ टैगोर करेंगे। साधारण ब्रह्म समाज कलकत्ता में होगा, विश्वनाथ शास्त्री करेंगे। ब्रह्म समाज ऑफ साउथ इंडिया, जिसको देव समाज बोला गया, मद्रास में होगा, श्रीधरालु नायडू करेंगे। तत्वबोधिनी सभा बंगाल में होगी, देवेंद्रनाथ टैगोर जी करेंगे। प्रार्थना समाज महाराष्ट्र में महादेव गोविंद रानाडे करेंगे। आर्य समाज मुंबई में होगा और ये दयानंद सरस्वती जी करेंगे। दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज पूरे भारत में, और इसको हंसराज लाला लाजपत राय दोनों मिलके करेंगे। गुरुकुल जो है हरिद्वार में होगा, स्वामी सद्धानंद और मुंशी राम लेखराम ये करेंगे। रामकृष्ण मठ की स्थापना कलकत्ता में स्वामी विवेकानंद करेंगे। थियोसॉफिकल सोसाइटी न्यूयॉर्क में अमेरिका में है ना, मैडम वही ब्लाट्सवी और कर्नल अलकाट करेंगे। थियोसॉफिकल सोसाइटी वही आडयार मद्रास में होगा, ठीक है। तो ये मैडम ब्लावट्सकी करेंगे। सेंट्रल हिंदू कॉलेज बनारस एनी बेसेंट। मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल स्कूल अलीगढ़, तो ये सर सैयद अहमद खां। देवबंद स्कूल सहारनपुर, तो ये कालिम ननौतवी और अहमद रंगोली, ठीक है। इसके बाद अहमदिया आंदोलन की बात करें तो मिर्ज़ा गुलाम अहमद, और ये कादिया पंजाब में। नामधारी आंदोलन पंजाब में राम सिंह के द्वारा। वेदांत कॉलेज कलकत्ता राजा राममोहन राय। भारतीय ब्रह्म समाज ये कलकत्ता में होगा, केशव चंद्र सेन के द्वारा। धर्म सभा की बात करें तो कलकत्ता में होगा, राधाकांत देव द्वारा। राधा स्वामी सत्संग की बात करें तो आगरा में होगा, तुलसीराम शिवदयाल अग्निहोत्री। रहनुमाई माजदयासन सभा जो है तो ये समाज बम्बई में, और दादा भाई नौरोजी एस बंगाली और नौरोजी फरदौन जी। इसके बाद यंग बंगाल आंदोलन की बात करें तो बंगाल में हेनरी विवियन डिरोजियो। मोहम्मद लिटरेरी सोसाइटी तो ये कलकत्ता में होगा, अब्दुल लतीफ़ करेंगे इसको। साइंटिफिक सोसाइटी की बात करें तो गाजीपुर में सर सैयद अहमद खां करेंगे, ठीक है। और राजा मुंदरी सामाजिक सुधार आंदोलन की बात करें दक्षिण में वीरेश लिंगम करेंगे। मानव धर्म सभा की बात करें तो ये पश्चिमी भारत में है ना, मंचाराम करेंगे। ये सब काम के नहीं है बहुत ज़्यादा, बस मैं पढ़ दे रहा हूँ आपके लिए, है ना। परमहंस मंडली की स्थापना गोपाल हरि देशमुख कर रहे हैं, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। दीन बंधु सार्वजनिक सभा पूना में हुई, ज्योतिबा फुले करेंगे। ये महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा आप लोग, है ना। ये ज्योतिबा फुले जो हैं। और इसके अलावा विधवा आश्रम पूना में डीडी कर्वे करेंगे। भारतीय महिला विश्वविद्यालय बम्बई में होगा और ये डीडी कर्वे करेंगे। अब देखिए उस समय क्या था, पुणे और बम्बई लगभग एक ही था, ठीक है, इसलिए कई जगहों पे पुणे बम्बई ऐसा आ रहा है और बहुत ज़्यादा इसमें कन्फ्यूजन है। इसमें 2 फैक्ट और निकल के आ रहे हैं, ठीक है ना, जिसमें एक तो है आपका 1906, कई जगहों पर ये भी मिल रहा है, और 1916 भी मिल रहा है, ठीक है ना। ये दोनों चीज़ मिल रही है। अब आप इसको अपने स्तर से भी देख लीजिएगा। मेरे हिसाब से तो 1916 का नाम ज़्यादा आ रहा है, ज़्यादा जगहों पर आ रहा है, तो इसको भी है। मैंने थोड़ा सा देखा भी था, लेकिन एक आध जगह पर 1906 भी है, तो आप इसको देख लीजिएगा। लेकिन वो जो पुणे बम्बई है ना, तो वो भी है, दोनों चीज़ें, और क्या पता दोनों भी हो, तो आप ये भी दोनों देख लीजिएगा, ठीक है ना।
फिर वायाकोम सत्याग्रह की बात करें तो ये केरल में है, नारायण गुरु, ठीक है ना, और एन कुमारन, टी के माधवन, है ना, और के पी मेनन, ये सब था। फिर इसके बाद देखिए गुरुवायूर सत्याग्रह, तो ये केरल का था, जरूरी नहीं है। अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ, ये महात्मा गांधी जी कर रहे हैं। अखिल भारतीय जो दलित वर्ग है नागपुर में भीमराव अम्बेडकर करेंगे, ये 1926 की बात है, ठीक है। ये जरूर आप थोड़ा सा इसको देख लीजिए, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिए, वो ये 1926 में करेंगे, ठीक है ना, ये भीमराव अम्बेडकर जी इसको, और ये करेंगे नागपुर में। तीनों चीज़ें काम की हैं, ये देख लीजिएगा। और ये अखिल भारतीय जो है तो दलित वर्ग है ना, के नाम से ये है, ठीक है। इसके बाद डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन सोसाइटी पूना में वी आर शिंदे कर रहे हैं। आत्मसम्मान आंदोलन की बात करें तो दक्षिण में रामास्वामी नायकर, इन्हीं को पेरियार भी बोलते हैं, ठीक है ना, तो इन्होंने इसको किया था। और जस्टिस पार्टी ये सब काम का नहीं है। तो ये आपको मैंने इसका ये बता दिया। इसके बाद देखिए, है ना, 1924 में देखिए भीमराव अम्बेडकर ने हरिजनों के कल्याण और छुआछूत को मतलब खत्म करने हेतु 1924 में अखिल भारतीय दलित वर्ग की स्थापना की तथा 1927 में बहिष्कृत भारत नामक पाक्षिक पत्रिका का प्रकाशन किया। तो देखिए सन नहीं आता, याद रखिएगा, जो भी आपने देखा होगा जैसे कि संघ कब बना है, सच तो जो बहुत फेमस है वही आते हैं, संघ नहीं आते, बस उस व्यक्ति का नाम आता है जो उससे जुड़ा हुआ हो, तो आपको व्यक्ति का नाम जरूर पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो बहिष्कृत भारत नामक एक पाक्षिक पत्रिका, पाक्षिक का मतलब 15 दिन वाला होता है, ठीक है ना। तो ये 1927 में इसको किया था भीमराव अम्बेडकर जी ने। फिर इसके बाद देखिए वी आर शिंदे ने 1906 ईस्वी में डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन सोसाइटी की भी स्थापना की, ठीक है। और इसके बाद दक्षिण भारत में देखिए ईबी रामास्वामी नायकर ने 1920 में आत्मसम्मान आंदोलन चलाया। आत्मसम्मान आंदोलन का संबंध जो है वो पेरियार जी से है, ठीक है, रामास्वामी नायकर जिनको हम बोलते हैं ईबी रामास्वामी नायकर, ठीक है। और 1917 एक आज देखिए वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी ध्यान रखिएगा। कारण ये है कि पहली बार कांग्रेस ने अपनी कार्यसूची के में मतलब दलितों को सुधार के रूप में इसमें लिया था इन्होंने, ठीक है ना। और फिर इसके बाद देखिए 1918 में क्या हुआ, आयोजित अखिल भारतीय दलित वर्ग सम्मेलन में प्रथम बार अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी घोषणा पत्र जारी हुआ था। तो ये मैंने बताया 1918 की बात है, ठीक है। 1918 में आयोजित अखिल भारतीय दलित वर्ग सम्मेलन में, ठीक है, पहली बार अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी घोषणा पत्र जारी हुआ था। फिर इसके बाद सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने करी थी, ठीक है ना, 1873 में। इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी गुलामगिरी के माध्यम से, ठीक है ना, और ये सब कुछ किया। और इसके बाद देखिए ये याद रखिएगा, गुलामगिरी पुस्तक जो है वो ज्योतिबा फुले जी की है, ठीक है, सत्यशोधक समाज इन्होंने बनाया था। और ये किससे संबंधित था, वही दलितों के उत्थान से संबंधित चीज़ें थी। वायाकॉम सत्याग्रह की बात करें तो केरल में मंदिर में प्रवेश को लेकर के सवर्ण और निम्न वर्ण के बीच में चलाया गया था। नारायण गुरु ने इसको किया था, वायाकॉम, और इसके अलावा टी के माधवन, ये दो लोग थे, ठीक है ना। फिर इसके बाद देखिए भीमराव अम्बेडकर और दलित आंदोलन, थोड़ा सा इसको देख लीजिए क्या क्या इन्होंने करा है। तो इन्होंने निम्न जातियों के उत्कर्ष के लिए एक योद्धा की भांति कार्य किया। महार कुल में इनका जन्म हुआ था, ठीक है ना। और 1920 ईस्वी में दी ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन का गठन किया गया। 1924 में उन्होंने बम्बई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई, ठीक है। और 1927 में मराठी में बहिष्कृत भारत नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। 1936 में इन्होंने स्वतंत्र श्रमिक पार्टी का गठन किया। और 1942 ईस्वी में अनुसूचित जाति संघ का इन्होंने गठन किया था। तो इतना इन्होंने काम किया हुआ है दलितों के, इसलिए इनको ऐसे ही नहीं बोला जाता विधि पुरुष, ठीक है ना। भारत के संविधान में दलितों के उत्थान के लिए आरक्षण इत्यादि की व्यवस्था, ये सब कुछ काम किया उन्होंने। और उसके पहले ही, यहाँ आने के पहले ही न जाने वो कितना कार्य ऑलरेडी कर चुके थे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो 1920 में दी ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन, 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा, 1927 में बहिष्कृत भारत, 1936 में स्वतंत्र श्रमिक पार्टी और 1942 में अनुसूचित जाति संघ का गठन इन्होंने किया था। फिर इसके बाद देखिए महात्मा गांधी और दलितोद्धार। महात्मा गांधी ने क्या काम किया, तो 1932 ईस्वी में हरिजन सेवक समाज की स्थापना की। इसके संस्थापक अध्यक्ष जो थे घनश्याम दास बिड़ला जी थे। 1932 में ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना की और उन्होंने साप्ताहिक अखबार हरिजन भी निकाला, ठीक है। और आत्मसम्मान आंदोलन मैंने आपको बता ही दिया कि पेरियार जी ने किया था, ठीक है ना। और इन्होंने सच्ची रामायण की रचना भी इन्होंने करी थी, ठीक है। तमिल में इन्होंने एक तमिल भाषा में सच्ची रामायण की भी रचना इन्होंने की थी। तो इस प्रकार से आपका ये पूरा धर्म सुधार आंदोलन का ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। इसके आगे हम किसान आंदोलन और जो विद्रोह हुआ है, किसान विद्रोह, और ये पढ़ेंगे, ठीक है। फिर कुछ जनजाति विद्रोह भी आएंगे आगे, उनको भी हम देखेंगे, ठीक है।
तो बने रहिएगा, आगे देखते हैं, है ना। तो चलिए, धन्यवाद।